सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, सक्सेस स्टोरी का जो सिलसिला चला जा रहा है, उस सिलसिले में आज हम लोग आप बात करेंगे शुभम जी से। शुभम जी जो है जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर मुंबई आने वाले हैं एसएससी 2018 से, और इनके बारे में जानेंगे इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या सब किया इन्होंने, कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सा बुक, कौन सा सेट लगाया, और किस सेक्शन के लिए कितना समय दिया, कोचिंग किया था कि नहीं किया था। ये तमाम तरह का जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है, खास करके वो लोग जो तैयारी करना चाहते हैं और जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दिया है, तो उनके लिए ये वीडियो रहेगा, जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है आगाज योर जर्नी की तरफ से शुभम जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शुभम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा मुझे मौका दिया गया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जो नए कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको गाइड कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस रख सकूं, और आपसे आगे मेरी ज्वाइनिंग के संबंध में हेल्प भी मुझे काफी मिलने वाली है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी। चलिए, एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में जो है हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। उसी क्वेश्चंस को कहते हैं सॉल्यूशन के लिए जो है मैं आपको आमंत्रित करता हूं, या आप जैसे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं एसएससी के थ्रू, वो बताते हैं तो लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, और जो अप्स डाउन होता है तैयारी के क्रम में, उसमें भी बहुत हेल्प करता है हमारा जो सक्सेस स्टोरी है। तो सबसे पहले शुभम जी, आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, घर में कौन कौन है, और क्या क्या पढ़ाई किया जी आपने? मेरा पूरा नाम शुभम सोनी है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 27 वर्ष है, और मैंने एमकॉम अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स विषय से किया हुआ है। 2017 से मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी की है। इसके अलावा मैं अभी कोचिंग भी मैंने पढ़ाया करता था पार्ट टाइम के लिए, उसके साथ मैंने तैयारी शुरू की थी। और आज अभी मैं प्रेजेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्किंग में था, और अब मैंने 2018 सीजीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पे मुंबई मुझे मिला है। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। मतलब आपका ये एक तरह से कहा जाए तो दूसरा जॉब है, दूसरी सफलता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक जगह वर्किंग है। और शुभम जी, आपके परिवार में कौन कौन है, थोड़ा सा परिवार का बारे में जी बताइए। सर, जी सर, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मुझसे बड़े 2 भाई, और मैं उन 3 भाइयों में सबसे छोटा रहा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। मेरी माता जी का देहांत 2005 में हो गया था, और मेरे पिताजी का देहांत 2008 में हो गया था। तो मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मुझसे बड़े जो 2 भाई थे उनके ऊपर थी। मैं छोटा था काफी उनसे, 8 साल का गैप था लगभग। तो उसके बाद सारी पढ़ाई लिखाई सभी की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। तो अभी मेरे भाई हैं, वो मैरिड हैं, और अभी दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, और अब मैं हूँ। अच्छा, जी मतलब बड़े आप तीन। भाई जी जी। सर, बड़े भाई मार्केटिंग का काम करते हैं सर, और बीच वाले भैया हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं। अब मैं फर्स्ट हूँ अपने घर में जो गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ। दौरान उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए टाइम दिया, मेरी मदद की। अच्छा, तो इसी के लिए उनके आशीर्वाद से, मेहनत से, भगवान के आशीर्वाद से आज हम लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत बहुत बड़ा ये है। मतलब एक भाई जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। आज के समय में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, तो पिता तुल्य जी आपके सर, बड़े भाई बिल्कुल। जिन्होंने आपको मतलब संभाला है, और एक जी एक सर। जो बोलते हैं ना कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको खड़ा कर दिया है। ये बहुत बड़ा जी सर। बड़ी चीज है। तो शुक्रगुजार होंगे ऑब्वियसली आप अपने बड़े भाई का। खैर, बिल्कुल सर। जब तैयारी कर रहे थे आप, तो बीकॉम के साथ में आ गए थे, या बीकॉम के बाद आप आए थे एसएससी करने के लिए? सर हुआ यूं था कि किस्मत कहिएगा कि मेरे घर के पास में, नजदीक में, जयपुर का एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था माँ गायत्री इंस्टीट्यूट। उनकी खासियत ये थी कि वो कभी कोई एडवर्टीज नहीं किया करते थे। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे जस्ट घर के पीछे वाली रोड पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट रहा होगा। तो वहाँ मेरे एक मित्र जाया करते थे, मेरे बड़े भाई के दोस्त। तो उन्होंने, जब मैं 12th के एग्जाम दे रहा था, तब हमारी बात हो रही थी कि अब आप आगे क्या करेंगे, 12वीं हो गई है, स्कूल खत्म हो गया है, तो आगे क्या है गोल। तो मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट जॉब भी क्यों। तो एक्चुअली मैंने अपने बड़े भाइयों को फॉर्म भरते देखा हुआ है। जब ऑफलाइन का जमाना था, फॉर्म लेने जाना है बाजार से, भर के बाय पोस्ट भेजना है,
फिर कॉल लेटर आता था, तो मैं वो प्रोसेस को देखता था। तो मैं उससे काफी मतलब तभी मैं देखने लगा कि मैं भी जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगा उसके दौरान, उसके बाद मैं भी अपना फॉर्म वगैरह भर के अच्छी जॉब में सेटल होऊंगा। तो वो अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया, ऑनलाइन हो गया है, पर चीजें वैसी थी मेरे लिए कि हाँ ग्रेजुएशन आ गया है, अब मुझे इस दिशा में कार्य कर लेना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने उनसे और बात की कि मुझे कहीं कोचिंग की जरूरत हुई। मैं मैथ्स में बहुत एवरेज व्यक्ति रहा हूँ, 10वीं में मेरे 72% मार्क्स थे। गणित में मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और 12वीं में मैं कॉमर्स में था, उसमें भी मैं ठीक ठाक था छात्र। इससे ये नहीं था, मुझे लगता था कि तैयारी मुझे करनी पड़ेगी, मेरी भले ही मैं वीक रही हूँ, ज्यादा अच्छी नहीं रही हूँ कंपटीशन के लेवल में, जैसे एडवांस में थी। तो उन्होंने बताया कि हम तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि घर के पीछे एक कोचिंग है। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे तो 12th के बाद ही एडमिशन ले लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसकी एक शर्त है कि वो ग्रेजुएशन किए बगैर नहीं लेते हैं किसी को भी, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होना चाहिए या कंप्लीट हो जाना चाहिए। बोले ऐसा क्यों? बोले कि वो टीचर इतने डेडिकेट हैं कि एक बैच में एक बार ही बच्चे को पढ़ाते हैं, दोबारा एडमिशन का कोई काम नहीं है। वो बैच 6 महीने 7 महीने चला देंगे। उनका मानना है कि एक बार अगर किसी के ऊपर मैंने मेहनत की है पूरी और फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैं दोबारा क्या उसको दे सकता हूँ। तो मैंने कहा तो मुझे क्या करना चाहिए, 2 साल इंतजार नहीं कर सकता मैं, मुझे कुछ करना होगा। तो वो फिर मेरी तैयारी का समय स्टार्ट होता है। मैं और मेरे एक दोस्त जो साथ में मेरे साथ ग्रेजुएट कर रहे थे, आयुष नाम है उनका, तो हमने मार्केट से जब बुक भी नहीं आया करती थी, ना ही जियो का जमाना था कि ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध हुआ करते, 2016 की बात है, शुरुआती वर्षों में। तो उन्होंने, जी सर आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए बोलिए। जी, तो सर हमने मार्केट से एक बेसिक बुक मैथ्स की उठाकर, उससे जितना हमें आता था वो मैथ्स अर्थमेटिक से शुरू करते हुए उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। एक बेसिक ट्रिक्स की बुक आती थी, हेराल्ड, आपने नाम सुना होगा, बहुत चला करती थी उस समय हेराल्ड, वो पटना पब्लिकेशन से कहीं की है। तो हमने सोचा शायद लोग इसको रटने के बाद, ट्रिक्स रटने के बाद पेपर निकाल लिया करते होंगे, पर वैसा नहीं हुआ। हम बस पढ़ रहे थे उसे, हमें पता नहीं था कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं। बस ग्रेजुएशन के बीच में से थोड़ा समय निकाल के रोज 2-2 घंटे इंग्लिश और गणित को, ये विषय थोड़े ज्यादा मुश्किल पड़ते हैं। तो 2 साल हमने यही किया। तो हमने अपनी कमियों को जान लिया कि हमें गणित में कितना आता है और क्या आता है, और ये भी जान लिया क्या नहीं आता है। ये काम इंग्लिश में भी कर लिया हमने, जितना हमें समझ पड़ता वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब जब हम फाइनल ईयर में आए, हमारा ग्रेजुएट पूरा होने को था, उसी साल हमने एडमिशन लिया। तो जब उस कोचिंग में मैं गया, उसका नाम MGI है, बहुत ही फेमस, बहुत ही मतलब बोलते हैं वो टीचर ऐसे हैं कि गुरुजी, मैं तारीफ करके थक सकता हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत जबरदस्त। तो उन्होंने ये बोला कि अच्छा आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आपको पता है ना एक बार ही हम कोचिंग देंगे। मैंने कहा जी सर। तो जब मैंने उनका एडमिशन ले लिया, मतलब बिना किसी एड के बावजूद वहां लाइन लगा करती थी फॉर्म लेने के लिए, एक बार बस फॉर्म मिल जाए एडमिशन के लिए। वो साथ में ID कार्ड और मार्कशीट लेते थे फाइनल ईयर की आपकी, और नहीं है तो एडमिट कार्ड लेके आओ फाइनल का। तो मैंने एडमिट कार्ड दे दिया कि सर मैंने फाइनल के एग्जाम दे दिए हैं, आप तो मुझे एडमिशन दे दीजिए। बोले ठीक है। तो मैं वहां आ गया, तो वहां मुझे ये पता चल चुका था कि जो चीजें मुझे आती हैं उन्हें मुझे अच्छा करना है, और जो मुझे नहीं आती हैं वो मुझे इनसे एक बच्चे की तरह बिल्कुल फ्रेश माइंड से सीखनी है, पुराना मेरा कुछ भी रहा हो। करेक्ट। तो वहां जाके मेरी तैयारी शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो वहां सिर्फ मैथ्स की पढ़ाई होती थी? हाँ, आवाज आ रही है शुभम जी? जी सर, स्पेशली वो मैथ्स पढ़ाया करते थे, उनका नाम है हरेंद्र सिंह शेखावत सर। जी सर, हरेंद्र सिंह शेखावत सर थे उनका नाम, और वो मैथ्स और साथ में रीजनिंग करवाया करते थे। अच्छा, मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स में गाइडेंस कर दिया करते थे कि आपको ये पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये मैथ स्पेशलिस्ट, मैथ्स मैन करवाया करते थे, वो SSC और बैंक की दोनों की करवाया करते थे। मैंने SSC का बैच ज्वाइन किया था। ओके ओके, ठीक है। तो जैसे अभी आप क्या हुआ कि अब आप एनरोल हो गए एक कोचिंग में जिसका नाम है मैथ्स और रीजनिंग वाला कोचिंग, करेक्ट? तो वो आप स्टार्ट किए, ग्रेजुएशन के आप फाइनल ईयर में पहुंच गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर कोचिंग स्टार्ट हुई, जैसे जैसे सर ने बताया वैसे वैसे आप तैयारी स्टार्ट कर दिए। तो पहला जो अटेम्प्ट था आपका SSC का, CGL का, वो कौन से साल में था और कौन सा ये था?
सर वो मैंने एसएससी 2017 का अटेम्प्ट दिया था। उसमें मैंने अटेम्प्ट दिया तो मेरा कोचिंग खत्म ही हुआ था। उसके जस्ट कुछ 1-2 महीने के बाद ही वो अटेम्प्ट आया था। तो उस दौरान मैं मॉक वगैरह मतलब कोर्स तो हो चुका था लगभग, पर वो बोलते हैं आप प्रोफिशिएंट नहीं थे मॉक देने में। और भी स्किल्स होती हैं टाइम मैनेजमेंट में। आपने केवल एक बेसिक अच्छा कर लिया था अपना, आपको ये नहीं पता था कि आगे मेंस में क्या होने वाला है। तो मैंने प्री दिया था। तो आपको पता होगा कि 2017 का पहले जो रिजल्ट आया था उसके बाद वापस प्री का रिजल्ट रिवाइज हुआ था। तो पहले रिजल्ट में, हाँ, मैं पहले रिजल्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाया था, कुछ नंबरों से कट ऑफ से रह गया। जब वो रिवाइज हुई कट ऑफ, तो फिर मैंने उस कट ऑफ को क्लियर कर लिया था, तो मेरा प्री क्लियर हो गया था। तो मैंने 2017 का मेंस भी दिया। 2017 का मेंस फरवरी में लगा था, फरवरी 2018 के करीब शायद। हाँ, वो मेंस दिया। तो चूंकि जैसा मैंने बताया कि मेंस का मुझे कुछ अता पता नहीं था कि कितना बड़ा होने वाला है, तो वो 100 क्वेश्चन देखने में घर में ही मेरा मतलब हौसला टूट रहा था कि ये 100 क्वेश्चन गणित के मतलब मारने वाले हैं। प्री में तो चलो 25 होते हैं, वो चल जाता है, पर 100 क्वेश्चन जो है वो बहुत हेक्टिक है। तो अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली 2017 मीन्स मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वहीं रुक गया। पर मैंने कहा नहीं, अब मुझे ये पता चल चुका है कि क्या स्ट्रेटेजी करनी है। तो फिर मैंने धीरे धीरे कोर्स को भी अपग्रेड करा। उन्होंने मुझे जो कोर्स करवाया, उसके अलावा मैंने और 2-3 बुक्स जो मार्केट में बेस्ट आने लगी थी उस वक्त तक, एक राकेश यादव की 7600 कुछ आती है, 7600, वो बड़ा अच्छा कंपाइलेशन था, एरर फ्री, उसमें एरर नहीं थे, सबसे बड़ी बात। और एक टाइप के क्वेश्चन एक जगह मिल जाया करते थे, उनके क्लास नोट्स थे, वो काफी एडवांस थे। तो मैंने सर ने जो मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे उस पे माहिरता हासिल करते हुए, उसके बाद मैंने उन क्लास नोट से खुद को अपग्रेड किया। उनको लगभग 3 बार मैंने रिवाइज कर दिया, और 3 बार निकालने का तरीका ये था मेरा कि पहले बार आप सभी क्वेश्चन करते हैं आराम से रिलैक्स, फिर उसमें मार्किंग कर लेते हैं जो क्वेश्चन अच्छा लगता है। किसी क्वेश्चन का तरीका आपको अच्छा लगता है कि इसका तरीका मुझसे ज्यादा बढ़िया है, आप उसको स्टार मार्क कर लीजिए। जब आप दोबारा करने आएंगे तो आप उन स्टार मार्क क्वेश्चनों को करेंगे, उनकी संख्या कुछ ज्यादा रहेगी। जब तीसरी बार आएंगे तब वो एक क्विक रिवीजन होगा, बस कि आपने देखा और एक रिफ्रेश हो गया, बस आप चैप्टर पूरा क्लियर है। तो ऐसे मैंने 3 बार उसको करा, जिसमें अर्थमेटिक, आपका ज्योमेट्री, एडवांस, सभी कुछ आ गया था। तो ऐसे मैथमेटिक्स मेरा एवरेज से अच्छा हो गया कि अब मैं मेंस दे सकता था। इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट भी दिए। तब ऑफलाइन मॉक टेस्ट ज्यादा चलते थे, ऑनलाइन इतने नहीं आए थे, अच्छे नहीं थे। तो मैंने ऑफलाइन मॉक टेस्ट की भी बुक निकाली, ये बुक मंगवाई मैंने ऑफलाइन के लिए, ये वाली, ये अड्डा 247 पे थी। इसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं, 100 सेट थे इसमें एक्चुअली, फ्री के सारे हैं इसके अंदर, और बाइलिंगुअल है ये। और इसमें उन्होंने कुछ अपने मॉक बना भी रखे और प्रीवियस ईयर दोनों के हैं। और कुछ ऐसा आपको दिखाना चाहूंगा, ऐसा OMR शीट आपको दिख रही होगी शायद। दिख रही है। ये 200 क्वेश्चन की OMR शीट होती है, इसमें 6 पेपर कर सकते हैं आप आगे पीछे। तो मैंने ये प्रिंट निकलवा के और विद टाइम लिमिट में किया करता था। तो लगभग मैंने पहले, जब 2018 आने वाला था, तो मैंने कहा इस बार ये पता है कि आप बिल्कुल बाउंड्री से क्लियर करेंगे 2018 प्री को, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होने वाला है। आपको मार्जिन अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए मॉक लगाना बहुत जरूरी है। तो मॉक जब लगाए जा सकते हैं जब आपका सिलेबस बहुत अच्छा हो जाए। एक बार तो आप कंप्लीट कर ही लो, बिना कोर्स कंप्लीट के मॉक का कोई मतलब नहीं रहेगा। छोटे मोटे कैप्सूल्स वगैरह जो आते हैं आप वो लगा सकते हैं। तो मेरा रीजनिंग में मुश्किल से, आप जैसे जानते होंगे, 4-5 टॉपिक्स ही होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है, बाकी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जो हम कर लेते हैं। बेसिक में आप टॉपिक्स मान लीजिए, जैसे आप अल्फाबेट्स को अपोजिट याद कर लें, तो वो किस नंबर से तुरंत याद कर लें। आप फिगर काउंटिंग के तरीके जान लें। कुछ अगर कोई सुइयों के बीच में एंगल्स वगैरह निकालने का क्वेश्चन आता है तो उनका एक स्पेसिफिक तरीका होता है। डाइस आता है, उसका एक तरीका होता है। तो आप ये चैप्टर्स पढ़ने को होते हैं रीजनिंग में। इसके अलावा रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते आ जाती है, आपको ज्यादा कुछ विशेष नहीं होता है। दूसरा होता है जीके। जीके के लिए मैंने, जो शुरुआत में सभी लोग करते हैं, लूसेंट टील मैंने ली थी। पर मैंने एक काम किया था कि मैंने सिर्फ लूसेंट ही ली थी, और उसी को मैंने बार बार किया था। मेरी ये लूसेंट की आप हालत देख सकते हैं, आपको नजदीक से दिख रही है, अभी भी है, ये मैंने सिलवाई है, ये फट गई थी।
इस सॉल्यूशन को मैंने, इसके पेजेस बिल्कुल काले पड़ गए हैं। और हम्म, खास बात ये है कि मैंने इस सॉल्यूशन में टॉपिक से रिलेटेड चीजों को और ऊपर ऐड किया है, ओके फुट ओके। नोट या हेडर फुटर की तरह। कि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे अगर मॉक टेस्ट में कुछ नई चीज पता चलती है तो मैं ऊपर उसे ऐड कर देता था, जो इस हम्म बुक में नहीं है। ये हम्म मेरा काम रहता था। तो स्टिकी नोट्स बनाना, जैसे छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बने हुए हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के, जैसे आपको दिख रहे होंगे, बड़े छोटे छोटे हैं ये देखिए, ये कुछ यस यस। इनमें, ये शायद सिक्स के गुरुओं के, 10 गुरुओं हाँ, के नाम नानक लिखे, उनको अंगद, याद करने का एक, देखा मैंने, हाँ, नानक उसको अंगद कुछ लिखा। अमर राम अर्जुन गोविंद राय कृष्ण, तो ये याद यस। करने का एक पैटर्न बनाया। ये जैसे हम्म स्टिकी नोट्स आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप, हम्म दिख रहा होगा। ये हम्म। है एक कि महाराजा नंद कुमार, जिसे नून पोयर भी कहा जाता है। अब इस बुक में वो नहीं था, मैंने मूक पे जितनी भी चीजें निकल सकती थी वो ऐसे इसमें ऐड करता गया। हम्म। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग क्या जी करते सर। हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है, अभी एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे जी सर। 2018 वाला जो अटेम्प्ट था वो आपका सीरियस था। 2018 वाला जी जो सर। अटेम्प्ट था उसका प्रीलिम्स का एग्जाम कब हुआ, और आपकी प्रीलिम्स की सर तैयारी कैसे हुई? सर उसका एग्जाम था जून 4 2019 को, जी। 2018 का। एक्चुअली मेरे लिए, मैं बताना चाहूंगा कि सभी एस्पिरेंट्स को जो ये देखेंगे उनके लिए, कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके परसिवरेंस की परीक्षा जरूर होगी, ये निश्चित हम्म है। तो मेरे लिए वो साल 2018 था। उसमें केवल मैंने फरवरी में मेंस का एग्जाम दिया था सर, और उसके बाद कोई फॉर्म नहीं आया था, कोई फॉर्म नहीं निकला एसएससी का। 2017 पर केस चल रहा था, तो उस समय मुझे तैयारी करते करते लगभग 1.5 साल हो गया था मुझे। तो मुझे लगने लगा कि अगर फॉर्म नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा, किस चीज की हम्म तैयारी कर रहा हूँ। बैंक के फॉर्म आते थे, लोग लगते थे, चले जाते थे। अब मैं बैंक पे भी स्विच नहीं कर सकता था कि थोड़ा कोर्स डिफरेंस है, और मेरा मन भी नहीं था। मेरे दोस्त प्राइवेट जॉब करने लगे थे, 20-20 हजार रुपए सैलरी आने लगी थी उनकी। तो उस समय 20 हजार रुपए काफी ज्यादा होते हैं, जब आपकी जेब में पॉकेट मनी 500 रुपए हो तो वो ज्यादा लगते हैं आपको। करेक्ट करेक्ट। वो- तो वो मुझे लगा, मैंने कहा अगर ज्यादा समय ऐसे निकल गया तो मैं प्राइवेट जॉब के भी लायक नहीं रहूंगा, वहां मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं वो पता नहीं, मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, मेहनत कोई नहीं देखेगा, बाद में बोलने की शायद तैयारी नहीं हुई थी। हम्म तो 18 मेरा ये था कि ऑलमोस्ट, मैं मुझे लग रहा था या मुझे अब इसे क्विट करना चाहिए, अब ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता मैं। फिर 2018 में यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मैं जहाँ दो दो पोस्टें होती थी ना, कोई भी फॉर्म आता था जहाँ 2 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट है, मैं उसको भी भरता था, हम्म सेम अगर पैटर्न है तो मैंने, आपको बताता हूँ, मैंने एफकेट का एग्जाम दिया, हम्म एयरपोर्ट कॉमन एडमिशन टेस्ट। हम्म उससे मेरा कोई सरोकार नहीं था, बस उसमें एक पेपर था जो एसएससी पैटर्न पे आता था। मैंने कहा मैं इसे दूंगा। मुझे ये हम्म भी नहीं पता था इसके बाद एसएसबी होने वाला है इसके अंदर। हम्म तो आपको जान के हैरानी होगी, मैंने उस पेपर को क्लियर ही किया, साथ ही मैं एसएसबी में भी गया, वहां सेलेक्ट हुआ, और 5 दिन वहां एसएसबी में मैंने रहा, वहां इंटरव्यू दिया, अरे सब कुछ रहा। सुपर सुपर। एएफएसबी देहरादून में बिल्कुल दिया। मतलब वो हालत थी कि कुछ भी निकलना चाहिए, पर निकलना चाहिए। पर हम्म। चूंकि पोस्ट थी उसमें 12, मात्र 12 पोस्टेज थी ऑल ओवर इंडिया, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ चांस बहुत कम है। और हम्म एसएसबी, जबकि मैंने कोई तैयारी नहीं की एसएसबी में, कुछ नहीं, मुझे यह था कि मुझे वहां 5 दिन रुकना है, रिजल्ट जो भी रहे, पहले दिन बाहर नहीं आना है, हम्म तुरंत स्क्रीन आउट नहीं होना है, कॉन्फ्रेंस तक जाना है आगे तक। तो हम्म वो क्या, उसके बाद सर 18 में ही फॉर्म आया था एक डीआरडीओ का, हम्म। मैं था शायद क्लर्क का था वो, टाइपिंग का। मैंने वो फॉर्म भरा। इसके अलावा एक नेवी का फॉर्म आया था, ट्रेड्समैन मैट का, जो एक 4th ग्रेड क्लास होता है, लगभग 1800 ग्रेड पे का होता है वो। उसका सर मैंने फॉर्म दिया, वो पेपर भी मेरा क्लियर हो गया, एक ही पेपर था सिंगल। उसके लिए मैं बॉम्बे भी आ चुका हूँ, 2019 में मैं बॉम्बे आया था। बॉम्बे में एक फोर्ट जगह अलेक्जेंड्रा डॉक, आपने राइट। सुना होगा ना। हम्म जी, टाइगर गेट बल्लाड स्टेट, हम्म वहां पर सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट कोई भी जॉब आए, पर चलो मैं इसको ज्वाइन करूंगा। हम्म तब तक अभी तक मैंने प्री का कुछ अभी दिया नहीं, 18 का। हम्म पर वहां जैसे ही मैंने देखा यार ये ग्रुप डी लेवल का काम है, और मतलब काम तो छोटा नहीं होता, एक जॉब होनी चाहिए।
पर मैंने ये सोचा कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको ले लिया तो फंस जाऊंगा कहीं। अभी मेरे पास टाइम है, अगर मैं एक बार जॉब में फंस गया किसी में, तो आपके पास स्विच करने का मौका तुरंत नहीं होता, या आप नहीं। पेपर दे चुके हो तो बात अलग है। और थोड़ा ऐसा भी हुआ, वहां गया तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेरे एक मिस्टेक बताई कि सर आपका अटेस्टेशन फॉर्म में राउंड स्टैम्प चाहिए मेडिकल का। मेडिकल जो था उसमें राउंड स्टैम्प चाहिए, मैं नॉर्मल स्टैम्प लगवा के आया था। तो उन्होंने कहा आप दोबारा आ जाइए हफ्ते भर बाद। अब मेरा मन भी नहीं था, आधा आधा उन्होंने ऐसा कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है मैम, वैसे मैं अब आऊंगा नहीं, रहने दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, हम आप आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, आप हफ्ते भर बाद आ जाइए, 20 दिन बाद आ जाइए, जब आपको मौका मिले। तो फिर क्या था, मैंने मन बना लिया था कि मुझे ये ज्वाइन नहीं करना है, ये मेरे लायक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी मेहनत करो इसमें फंस जाओगे। फिर वही है कि आपके हाथ में अगर शुरुआत में 18-20 हजार रुपए भी आते हैं, आप फंस जाते हो। आप सोचते हो ठीक है चलने दो, काम चल रहा है। तो मैंने उसको छोड़ दिया। अभी तक उसके लेटर्स आते हैं कि आपका 4 लेटर भेजिए रिमाइंडर, आप आए नहीं अभी तक आए नहीं। वो घर पे हैं, रूम में रखे हुए हैं अभी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं क्यों खराब करूं, ठीक है चलने दो। फिर आता है यहाँ पे एफकेट से मैं आता हूँ सर 2019 में, अप्रैल में एसएसबी देके देहरादून से। और मेरा जून 4 को पहले ही दिन पेपर होता है सीजीएल 2018 फ्री का। तो बड़ा टेंशन रहता है कि 1 महीने, तो वो 1 महीने मैंने केवल मॉक टेस्ट लगाए। ओके। मॉक टेस्ट में मैं जिस भी क्वेश्चन में फंसा उसका मैंने बस रिवीजन करा, और केवल मॉक टेस्ट बस। मैंने मॉक टेस्ट देना जब स्टार्ट किए थे इससे पहले, तो मेरा रॉ स्कोर रहता था 200 में से 80। ओके। इतना कम। मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन गलत हो जाते थे, कभी कभी शुरुआत में तो पूरा पेपर ही नहीं हो पाता था। कभी कितनी सिली मिस्टेक्स हो रही थी, खुद को ही लग रहा था कि आप क्या पढ़ रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, ये सब गलत क्यों हो रहा है। उन पे धीरे धीरे 2-4 नंबर बढ़ते गए, तो वो 110 120 तक आने लग गए मेरे, काफी ध्यान देने के बाद। ऐसे करते करते 130 तक मैं आराम से आ गया। थोड़ी मेहनत करो नंबर बढ़ जाते, ध्यान रखो। 130-35 के बाद स्टेगनेशन आने लगा, फिर वो नंबर बढ़ते नहीं थे आसानी से। कम जरूर हो जाते पर बढ़ने का काम नहीं था। मैंने कहा अब क्या। तो पहले ये हो रहा था कि मैं कुछ चीजें जो मुझे पसंद नहीं है उनको स्किप मार रहा था, कि चलो यार मुझे ये टॉपिक पसंद नहीं है, इसके क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दूंगा। मुझे एंटोसिनो थोड़ा याद करने में आलस आ रहा है तो छोड़ दूंगा। अब जब सब चीजें मैंने कहा अब कुछ जो छोड़ा है वही बचा है, और कुछ बचा ही नहीं है, तो अब कोई चारा नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा अब इनसे भी लोहा लेने की बारी आ गई है, अब यही टाइम है। तो आप भिड़ जाओ, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो इससे कुछ होगा नहीं। और मैं पुराने रिजल्ट देख रहा था, तो उनमें जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ती जा रही थी, मैंने कहा आने वाले टाइम में और क्रॉस करेगी, तो आप पहले से तैयार रहो, नहीं तो आपने गलत सपना देख लिया एसएससी का, आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। तो मैंने फिर चालू किया मॉक टेस्ट को। फिर जो काम बेमन से मैं कर रहा था, उनमें भी मैं मन लगाने लगा। शुरू में मुझे बड़ा बोल रहे हैं यातनाएं मिल रही थी उनमें कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट हो तो मुझे पता चल जाए, कोई ऐसी कोई घुट्टी आती तो मैं पी लूं, सब कुछ याद आ जाए। कोई कहता, जैसे इंग्लिश में वोकैब मुझे याद नहीं हुआ करती थी, तो कोई कहता अखबार पढ़ो डेली हो जाएगा। कोई कहता आप नॉर्मन लुइस की बुक आती है वो पढ़ लो, उससे याद हो जाएगा। नॉर्मन वो लुइस भी तो देख के पूरी नींद इंग्लिश आती में है। ही है, नॉर्मन उसको लुइस की देख के बुक नींद देख आती के है। नींद आती है। देख कर नींद आती है। तो मैंने कहा कोई चारा नहीं, और करना तो पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो जहर का घूंट पिया और नॉर्मल लुइस पढ़ी मैंने। 2 बार पढ़ी उसको, बिल्कुल 2 बार पढ़ी उसको। है ना, कुछ तो होगा इसका प्रॉफिट, पूरा नहीं कुछ तो आएगा। तो यूं हुआ कि बोलते हैं कि आप वोकैब में एग्जैक्टली होने लगा कि आप सेंस आने लगा था उनमें कि हाँ ये कैसा इसका मतलब हो सकता है, जो कोई नया वर्ड एकदम हमें पता नहीं है। तो पढ़ने से पता चल रहा था, रूट्स वगैरह पता कर लो कि हाँ इसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है इस वर्ड का, या नेगेटिव में जा रहा है। तो आप ऑप्शंस में आप एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल लेते थे। तो वो मैंने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिकल किया, तो वो लगभग सही बैठ रहे थे मेरे। तो बड़ा अच्छा कारगर हुआ, तो मैं 140 तक पहुंचने लगा। जीके में जो टॉपिक्स थे, मिससेलेनियस टॉपिक्स, जो हम लूसेंट में भी नहीं मिल पाते हैं, पर वो कहीं से भी आ जाते हैं। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स का कुछ और ही पूछ लिया। जनरली स्पोर्ट्स में क्या होता है, कितने खिलाड़ी थे, कहाँ स्टेडियम आते हैं, इन खिलाड़ियों के निकनेम क्या है, उसमें कुछ और ही आ रहा है। कोई लेंथ पूछ ली उन्होंने,
या कोई बॉल का वजन पूछ लिया, मतलब वो चाहते हैं कि आप ये क्वेश्चन मत करो। तो मैंने कहा ऐसे टॉपिक्स के लिए क्या करो, एक डायरी बनाओ छोटी, मिससेलेनियस टॉपिक्स के नाम से मैंने जितने मॉक टेस्ट हुए, कि फालतू के टॉपिक छोटे छोटे आते थे जिनके लिए कोई विशेष बुक नहीं है, उन टॉपिक, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, मैंने गूगल लिया, एक दिन पूरा उसी टॉपिक और आसपास से सर्च कर दिया। पूरी जानकारी मेरे पास आ चुकी थी कि अब ये भविष्य में अगर मेरे पास पेपर में इसमें से कुछ भी पूछा जाता है तो मैं जानता हूँ कि ये होता है। तो एक वाइड एंगल वाला पूरा मैंने एक ग्रेस्प कर लिया था उसका नॉलेज। तो ऐसे मेरे जीके अच्छा होने लगा। जीके में मैं शुरुआत में 12-13 क्वेश्चन सही कर पाता था, फिर या तो आप गलत करो या रिस्क लो, यही है। वो बढ़ते बढ़ते मेरे 17 ऑलमोस्ट सही होने लगे थे, 16-17 तो सही थे। रीजनिंग भी लगभग यही होती थी कि अगर इजी टू मॉडरेट आती है तो आप लगभग 20-21 कर जाते हैं सही, 22, एक दो क्वेश्चन और होता है। मैथ्स में आप ऑलमोस्ट ही मानिए पूरे सही करने हैं आपको, एक क्वेश्चन का आप रख सकते हैं कि भैया कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया फंसने वाला, तो आप रिस्क मत लो, टाइम बर्बाद मत कीजिए उस पर। और इंग्लिश भी लगभग 20-21 होने लग जाती है आपकी। तो मेरा 2018 में से रॉ स्कोर रहा था 158 समथिंग, और इसका नॉर्मलाइज होने के बाद 181 कुछ हो गया था। तो मैंने डबल का कट ऑफ भी क्लियर करा था 2018 में। ग्रेट ग्रेट। तो इस तरह मैंने सर प्री मेरा क्लियर होता है 2018 का, और उसका मेंस आता है सितंबर 2019 में जी। क्योंकि मैं पहले CHSL भी दे रहा था, 12th लेवल एग्जाम। मेरे साथ एक बड़ी बुरी घटना ये हुई थी सर कि मैंने CHSL दिया था सबसे पहला 2016 नहीं 17 CHSL दिया था मैंने। उसका सर मैंने प्री क्लियर कर लिया, मेंस दे दिया। अब आता है टाइपिंग और DB की बारी। वो वक्त था मेरे बड़े भाई की शादी का। उस समय मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं था, मैं दोस्त के फोन में या भैया के फोन में अपडेट होता था कि भाई क्या अपडेट आया SSC वगैरह की। तो उन दिनों शादी में बिजी होने के कारण मैं थोड़ा हफ्ते भर में अपडेट ले पाता था। तो हुआ यूं, किस्मत खराब ये थी कि SSC ने अपनी मेन साइट, SSC NR की जो मेन साइट है, वहां पे कॉल लेटर का नोटिस ना डाल के अंदर लिंक में डाल दिया था। मैं जनरली ऊपर से देखता और सोचता नहीं आया है। तो 3 दिसंबर को घर में कार्यक्रम था, 4 दिसंबर का मेरा DB था, और मैं वेबसाइट अब घर के कामों से फ्री होकर 5 तारीख को ढंग से खोल रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरा कॉल लेटर आया क्यों नहीं। तो मेरे एक मित्र ने निकाल के बताया कि भाई साहब आप कहाँ देख रहे हो, आपका कॉल लेटर तो वहां पड़ा होगा। और जब उसने डेट बोली कि ये डेट निकल चुकी है एक दिन पहले, तो मेरे सर पे तो मतलब ऐसा था कि पेपर क्लियर होने के बाद आप कहाँ खड़े हो, जॉब हाथ में आने वाली थी और आप DB स्किप हो गया, आपको पता ही नहीं है। अब तो घर वालों की डांट कि भाई कहाँ थे तुम, इतने कामों में बिजी थे कि अपना ही काम ध्यान नहीं है तुम्हें। मैंने कहा ये तो बहुत ही दिक्कत हो गई, अब दोबारा पेपर। मैंने तुरंत SSC को फोन किया NR रीजन में। मैंने कहा सर मेरा इस वजह से जेन्युइन रीजन दिया उनको बता के थोड़ा कि मेरा DB स्किप हो गया, कल ही था, बस आप अगर परमिट करें तो मैं कल दिल्ली आके करवा सकता हूँ। उन्होंने साफ बोल दिया दोबारा दीजिए पेपर, कोई ऑप्शन नहीं। अरे बाप रे, शिट। मैं तो सुन के हिल गया भाई, दोबारा तो वापस A से ABCD शुरू हो जाएगी ये तो। मैं तो लगभग खत्म कर चुका था, तो ये कैसे चलेगा। तो फिर क्या, अब 2-4 दिन तो मलाल था कि अब जो पेपर होगा ना वो अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, कोई बोलते कमी नहीं रहनी चाहिए। और दूसरा, हमेशा आप अपडेट रहोगे कि कोई चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो उससे थोड़ा सा बोलते हैं सर अंदर एक पेपर हाथ से छूट गया तो आपके मन में आ जाता है कि अब आप दूसरे में जान लगाएंगे। तो ये कहानी, तो 2018 ये कहानी थी CHSL की कहानी थी ये। CHSL 2017 की कहानी है सर ये। अच्छा, सबसे पहला मैंने दिया था जनरली। हाँ हाँ, हाँ जो सर, डीवी आपका स्किप हो गया था और उस कारण से जॉब स्किप नहीं हो गया था मिल सर, पाई आपको। ओके ओके, मिल चलिए। पाया था। तो हम लोग अभी बात तब बोलते करेंगे। हैं वो। जी, जी अभी सर। हम लोग बात करेंगे Tier 2 की। जैसे Tier 1 आपका आ चुका है, 180 प्लस स्कोर आपका नॉर्मलाइज स्कोर हो चुका है। और उसके बाद क्या किया आपने मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए? सर Tier 2 में मैथ्स के लिए आपको मैथ्स और इंग्लिश के पेपर्स में हमें लगभग 3 महीने का टाइम मिलता है। वो जो Tier 2 में बंदे बैठ रहे हैं, टाइम उनके पास अच्छा होता है, कोर्स वो कंप्लीट कर चुके होते हैं। मेरी राय में उनको मॉक टेस्ट देने चाहिए। कैसे कि आप हफ्ते में मैथ्स के 3 मॉक टेस्ट और 3 ही इंग्लिश के मॉक टेस्ट दीजिए।
उनको तरीका होगा अल्टरनेट डेज पे, मंडे को मैथ्स का दे दिया, ट्यूसडे को इंग्लिश का दे दिया, फिर वेडनेसडे को मैथ्स का दे दिया, थर्सडे को इंग्लिश का दे दिया, ऐसे। तो आप इंग्लिश का ही कम दे लो या मैथ्स का एक ज्यादा दे लो, कम दे लो, वो आपके साथ एडजस्ट कर सकते हो। जिसमें आपको ज्यादा नर्वसनेस फील होती है आप वो ज्यादा दे दीजिए, दोनों में लग रही है तो आप कंटिन्यू देते रहिए। सबसे जरूरी चीज है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस। अगर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट से वो सब चीजें नहीं ले पाएंगे जो आपको मिल जानी चाहिए, तो पेपर क्लियर करने में बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले ईमानदारी से मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे का पेपर होता है पर आप उसका एनालिसिस में आपको लगभग, मैं मानता हूँ, मुझे लगते थे 4 घंटे मैथ्स के पेपर में एनालिसिस में। करेक्ट करेक्ट। तो जब मैंने शुरुआत में, जब मैंने भी जब 2017 का मीन्स लगा था, जो मैं बिल्कुल बाउंड्री से क्रॉस करके तब मैंने मूक लगाए हुए थे, तब मेरी ये हालत थी कि मैं मैथ्स के पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाता था मूक में, 60 क्वेश्चन तक पहुंचता था और टाइम अप हो जाता था। ये हाल था मेरा। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मेंस में निकाल पाऊंगा। 100 क्वेश्चन है, मैं 60 तो देख पा रहा हूँ, उनमें कर पा रहा हूँ 40, तो कैसे लड़के पूरे करके आ रहे हैं? ये तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो कैसे चलेगा? तो वो उस मेन से लेके 2018 के मेंस तक मैंने खुद को ही मैथ भी अपग्रेड कर ली थी, अच्छी काफी प्रैक्टिस हो गई थी, कैलकुलेशंस अच्छी कर ली थी, टेबल्स अच्छी याद कर ली थी मैंने, जो काफी हेल्प करती हैं मुझे। टेबल्स आप विश्वास नहीं करेंगे, 35 तक मैंने टेबल्स टिप्स पे कर ली थी, कैसे भी कहीं से भी आ जाए तुरंत। ओह ग्रेट ग्रेट। उसके लिए एक छोटा सा, हाँ, उसके लिए एक छोटा ऐप था, उससे मैंने तैयारी की थी, टेबल्स वगैरह अच्छी फटाफट हो जाए, मतलब एफर्टलेस, तुरंत होना चाहिए, जो आए तुरंत मुंह में निकल के आ जाएगा आपके पास आंसर। तो मेंस के जब मैंने 18 से पहले पेपर देना स्टार्ट करे, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चनों को छाटिए जो बिल्कुल इजी है। मेंस में क्या होता है कि 100 क्वेश्चनों में से 60 प्रश्न जो होते हैं वो बेहद ही आसान स्तर के होते हैं, आसान होते हैं, जिन्हें आप जिसने तैयारी नॉर्मल की है, कोर्स कंप्लीट किया, वो देखते ही कर सकता है। उसमें कोई विशेष कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई ज्यादा टॉपिक टफ नहीं है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक के हों, ज्योमेट्री के हों, और चाहे एडवांस के हों। तो वो 60 क्वेश्चन छांटना बड़ी बात है कि आप वो कैसे छांट सकते हैं। वो जब ही छांटना आएगा जब आपकी मैथ्स पर अच्छी कमांड हो जाए और आप पहले से मॉक टेस्ट 2-4 आपने देखे हुए हो, दे रखे हो, उनका एनालिसिस अच्छी तरह कर रखा हो, तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको उसकी लैंग्वेज से समझ आ जाएगा कि आपके दिमाग में अगर क्लिक कर गया वो, तो जस्ट आप सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, टाइम खराब मत कीजिए, उसको पढ़ना जरूरी है बस। अब ये मत सोचिए कि पेंसिल लेके सोच रहे हैं क्या करूं क्या, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करना है बिल्कुल ये काम। आप मूव दीजिए पहले, बस बोलते ना 1 घंटा सोचिए, मेरे पास बस 1 घंटा है, मुझे 100 की गिनती तक पहुंचना है, बस इतना सा काम होना चाहिए आपका, सिंपल। चाहे आपको क्वेश्चन कितने स्किप क्यों ना करना पड़े, आपको ये करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको लगेगा अरे सर हम स्किप ही करेंगे, तो करेंगे क्या? इससे ये होगा कि 100 तक पहुंचने के बाद सस्पेंस खत्म हो जाएगा। कि आगे क्या आने वाला सस्पेंस ये खत्म हो जाएगा कि भैया आगे क्या आ सकता है, अब सब देख लिया, अब कुछ नहीं बचा है। अब होगा ये कि आप 100 तक जब पहुंच जाए तो आप ये पाएंगे, अगर मैथ आपने अच्छी कर रखी है अपनी, तो आप अमूमन 60 या ज्यादा ही क्वेश्चन कर चुके होंगे विद इन 1 आवर। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि चलो मैं 60 कर चुका हूँ, 1 घंटे का टाइम भी बच रहा है। अब वापस आप 100 से शुरू हो जाइए और दोबारा अब क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले से है कि कौन सा कठिन ज्यादा था। तुमको देख भी लिया उनकी शक्ल, अगर कुछ ज्यादा हैवानियत जैसी दिख रही है क्वेश्चनों की, कुछ डिजिट्स बड़े टफ हैं और फ्रैक्शंस दिख रही है, तो आप हाथ ही मत लगाओ उनको। जो उनसे थोड़े से नरम दल के लोग हैं उनके पास आप जा सकते हैं। तो आप जब 100 से वापस गिनती उल्टी शुरू करेंगे 1 तक आते आते, तो आप ये पाएंगे कि आप लगभग 20 से 25 प्रश्न जो मीडियम लेवल के होते हैं वो कर चुके होंगे। तो अब आपके क्वेश्चन लगभग पहुंच जाते हैं 80, 82, 85, 78, 80 इस हिसाब से। और किसी भी पेपर में टफ से टफ पेपर हो, उसमें टफ क्वेश्चन होंगे जो वाकई में टफ होते हैं, जो पहली बार आए हैं, वो लगभग 10 या 15 ही होते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं। ये 15 तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, तो बहुत होंगे जिनमें अलग ही दिमाग लगाना पड़ सकता है कि पहले कभी नहीं देखा क्वेश्चन, ये क्या ही आ गया है। वो ऐसे 10-15 लगभग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आप क्या कीजिए,
रिवर्स आते आते मीडियम लेवल तक आपने लगभग 80 82 85 कर ली है, तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं कि हाँ अगर अब भी टाइम नहीं होता है तो मैं अच्छा करके आया हूँ, पूरा नॉलेज मैंने अपना पूरा वहां दिखा दिया है, कितना मुझे आता है नहीं आता है। ये काम आपको जो रिवर्स में आना है 20 क्वेश्चनों की, मात्र आधा घंटा दे रहा हूँ। आधे घंटे में 20 क्वेश्चन मैं मानता हूँ सफिशियंट है। 30 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 20 18 15 लगभग। इतने प्रैक्टिस आपकी उस पर होगी, जैसे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, टेबल्स अच्छी हैं, आपने परसेंटेज फ्रैक्शंस याद किए हुए हैं कि फलानी परसेंटेज का क्या फ्रैक्शन बन जाता है तुरंत, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना आता है। तो ये चीजें अगर आपकी हैं तो आप आराम से वो 20 क्वेश्चन 30 मिनट में कर लेंगे। अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होंगे कि मेरा पेपर अच्छी तरह हो गया। अभी भी आधा घंटा बाकी है और जो टफ क्वेश्चन है लगभग 15 वो बाकी है। अब मैं नहीं कहता आप पूरे करो, अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छा मैथ्स आपका नो डाउट करके करते हैं पूरा भी। मैंने पूरा नहीं किया था, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक सामान्य व्यक्ति था गणित के मामलों में। तो मैंने वापस उस आधे घंटे में वापस एक से किया। अब तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन बोर्ड पे ही दिखते हैं, जो खाली रह गए हैं उन पे क्लिक कीजिए डायरेक्ट। आपने 2 बार उस क्वेश्चन को देख लिया, आपको निश्चित तौर पे पता है कि आपको आता है या नहीं आता है। आपको जो निश्चित लगता है आता है उसको ट्राई कीजिए और विश्वास मानिए वो कर देंगे आप, क्योंकि अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है किसी चीज का। उत्तर मिल गया, 1-2 क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते होंगे। जो एकदम कुछ नए आए हैं उनमें आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, आपके पास टाइम है, आधे घंटे का टाइम होता है, मैनेज कर लीजिए उसको। तो मैं मानता हूँ 15 में से मैं कम से कम मानता हूँ आप 5 तो करके आएंगे। 5 7 बस इतना ही। तब भी आप लगभग 90 के करीब करके आ सकते हैं, 90 92 93 94 बस। जिनका बहुत अच्छा मैथ है वो पूरे कर देते हैं, वो इसी स्ट्रेटेजी से पूरा करते होंगे। मेरी स्ट्रेटेजी यही रही थी। तो इस तरह मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस काफी करे थे। मैंने क्वेश्चंस करे थे 75 समथिंग, मैं टोटल 80 करके आया था। मेरा क्वेश्चन जो मेंस का पेपर था वो हार्डशिप था, उसमें 4 क्वेश्चन मेंस में गलत भी आए थे मेरे में। तो उस चक्कर में मेरा टाइम ज्यादा खराब हो गया उसमें गलत क्वेश्चनों के लिए। मुझे पता नहीं था कि एसएससी गलत भी डालता है। उसमें 4 क्वेश्चन बाद में आने के बाद पता चला कि 4 क्वेश्चन गलत थे। और गलत क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कठिन क्वेश्चन थे, कठिन इजी क्वेश्चन क्वेश्चन। होते तो शायद मैं छोड़ देता। कठिन क्वेश्चन वो आए जो सबसे सरल टॉपिक के थे। रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन, एलिगेशन का क्वेश्चन, इसमें डेटा बिल्कुल सिंपल दे रखा है, दिखने में इतने मासूम प्रश्न थे वो, जिनमें मैंने बड़े मतलब खुद पे शक होने लगा कि मैं शायद भूल गया हूँ करना, या मुझे कुछ गड़बड़ हो गई है, हो क्यों नहीं रहा है। और उसमें ऑप्शन ही नहीं थे, तो आता कहाँ से उत्तर। तो वहां वो मैं फंस गया। तो जब बाहर आया मैंने मतलब लास्ट के आधे घंटे में भी उस क्वेश्चन को वापस देखा, मैंने शायद मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता ही गलत आ जाए। और ऐसे 4 क्वेश्चन थे। तो वहां मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इतना क्वेश्चन गलत कैसे मतलब हो रहा है, ऑप्शन में बिल्कुल आसपास ही नहीं आ रहा है मेरा उत्तर, तो क्या गड़बड़ है। तो बाहर जब लड़कों ने डिस्कस किया, यार तुमने वो किया था क्वेश्चन एलिगेशन वाला, नहीं यार मुझ पर तो नहीं हुआ। बोले वो गलत आया था क्वेश्चन, किसी पे भी नहीं हुआ है। तब हमको पता चला कि हमारा 4 प्रश्नों के चक्कर में कितना टाइम बर्बाद हो गया। ऊपर से स्ट्रेस आया जो अलग कि हमें इतना सरल क्वेश्चन नहीं आता है, आगे तो तुम क्या ही करोगे। तो वो स्ट्रेस आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेस मेंटेन नहीं करेंगे आप तो आप सरल क्वेश्चन में भी फंस जाएंगे। और स्ट्रेस मेंटेन कर लिया, टाइम अच्छी तरह कर लिया, तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन भी कर जाएंगे। तो मेरा बहुत ऐसे मेंस बहुत अच्छे में से आपने मैथ्स का तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया स्ट्रेटजी जो आपने खुद फॉलो किया है। मेरे ख्याल से जो लोग 2020 का मेंस देने वाले हैं और 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक इस इंटरव्यू को देखिएगा तो आपको एक अच्छा सा रोड मैप मिल जाएगा। जो आप इधर उधर भटक रहे हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है क्या करना है, वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है शुभम जी की जुबानी, जो खुद एक सक्सेसफुल हो चुके हैं, ऑलरेडी जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुके हैं। जी शुभम जी, मैथ्स का स्ट्रेटजी हमने देख लिया है। इंग्लिश का आपने कैसे किया, क्योंकि आपने बताया कि इंग्लिश आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, हिंदी मीडियम आपका बैकग्राउंड रहा है, तो कैसे आप इसको तैयारी कैसे किया आप इंग्लिश का? इंग्लिश के लिए सर मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है ग्रामेटिकल पोर्शन, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन का। और एसएससी की खासियत ये है कि वो ज्यादा कठिन इंग्लिश नहीं देती है, बड़ी आसान इंग्लिश देती है बैंक के कंपैरिजन में और अदर एग्जाम के कंपैरिजन में। तो मैंने मार्केट से केवल 2 बुकों को रेफर किया था। एक
थी मिरर ऑफ कॉमन एरर, डॉक्टर अशोक सिंह, अशोक अशोक कुमार कुमार सिंह की सिंह। आती हाँ, अशोक कुमार सिंह। है। और दूसरी पैरामाउंट डॉक्टर नीतू सिंह की आती है, नीतू जैन, नीतू सिंह नाम है उनका, हाँ, नीतू तो सिंह। इंग्लिश की बुक आती है हम्म। नीतू सिंह, उसको मैंने किया था। तो पहले मैंने पढ़ा क्या कि मुझे ग्रामर अपनी अच्छी करनी है, पुरानी मेरी कैसी भी रही हो एकेडमिक्स में, 10th वगैरह में मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, हिंदी मीडियम से था, तो मैंने अपने ग्रामर पोर्शन को अच्छा करने के लिए, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी पोर्शन होता है, पढ़ने में अच्छा लगता है आपको, मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर से चैप्टर वाइज चालू किए। उस बुक की खासियत ये थी कि चैप्टर बड़े शॉर्ट बना रखे थे उन्होंने, ज्यादा लंबा लेंदी नहीं था कि देख के आपको बर्डन फील हो, इतने सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे या ये कुछ है। उन्होंने मेजर मेजर चीजें समझाई थी। बाकी उन्होंने बोला था कि हम आप जब एक्सरसाइज करेंगे तब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ये सोच के साथ उन्होंने बुक डिजाइन की है। बाकी हम्म। उन्होंने चैप्टर्स में ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बस मेन मेन चीजें आप हाईलाइट कर दी। तो मैंने वो चैप्टर्स पढ़े, लगभग दो तीन पेजों के चैप्टर्स हुआ करते थे, एक दो बड़े थे, जैसे टेंस का चैप्टर काफी बड़ा हो जाता है, और एक्टिव पैसिव का बड़ा होता है, उसमें काफी रूल्स आ जाते हैं। तो वो मैंने धीरे धीरे करे, 11 एक चैप्टर्स थे वो आराम से करे, एग्जाम्पल समझे उनके। ये करने के बाद उस बुक का जो 3/4 हिस्सा है, या लगभग आधा से 3/4 हिस्सा, वो है एक्सरसाइजेस का। हम्म। उस एक्सरसाइज में खासियत ये कि उन्होंने जो टफ इंग्लिश आती है बैंक की, उसकी एक्सरसाइज डाली हुई है सीजीएल के साथ साथ, बैंक पीओ की, और क्लैरिकल के आईबीपीएस जो लगते हैं, रूरल बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के जो भी एग्जाम है, उन सब के इंग्लिश के एरर के और इम्प्रूवमेंट के, जहां पर ग्रामेटिकल पोर्शन काम आने वाला है, उससे रिलेटेड मटेरियल उन्होंने एक्सरसाइज के रूप में डाल रखा है, जिसमें ज्यादातर एरर और इम्प्रूवमेंट थे। और उन्हीं में समस्या लड़कों को ज्यादातर होती है कि पता कैसे चलेगा शुरुआत में। और मेंस में तो 20 नंबरों के हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं एरर के, कैसे? तो जब आप लगभग वो 200 से 250 एक्सरसाइज होती है, तो आप 250 एक्सरसाइज विद एनालिसिस, जो कि उन्होंने खुद ही दे रखा है, बस आपको ध्यान से उसको समझना है। आप पहले ट्राई कीजिए, आप पे होता है या नहीं, नहीं होता है कोई बात नहीं, बस आप उसका सॉल्यूशन देखिए उन्होंने क्या करा है। यही उस बुक की खासियत है कि उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से उसको समझाया है पूरा, कि यहाँ क्यों है, रेफरेंस दिया है डिक्शनरीज का, बुक का, तो आप चाहे तो रेफरेंस भी ले सकते हैं, आपको कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है तो उससे आप रेफर ले सकते हैं जो उन्होंने बात बताई। तो एक चीज के साथ साथ आपको मिली जुली 3-4 चीजें भी समझने को मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि चैप्टर से ज्यादा रूल्स मैंने उस पीछे वाली एक्सरसाइज से सीख लिए थे, जो मैंने चैप्टर्स में भी नहीं देखे थे। तो वो एक्सरसाइज मैंने 1-2 बार की, वैसे मार्क करके कि ये अच्छा एग्जाम्पल है, इससे मुझे एक अच्छा कुछ रूल पता चलता है, तो मैंने पहले नहीं सुना, या बहुत ही अच्छी बात है, दिमाग से निकल जाती है जनरली लोगों के, तो ऐसे मैंने उन एक्सरसाइज में भी मार्किंग कर ली। और जब वापस रिवाइज करा रूल्स को उन एक्सरसाइज के माध्यम से, तो मेरे ग्रामर पे अच्छी पकड़ हो गई थी। अब मन में संशय था कि कुछ भाई बच तो नहीं गया है अभी भी, कुछ रह गया हो, क्या पता इस बुक में थोड़ी बहुत कमी हो। इस वजह से मैंने फिर नीतू सिंह की जो बुक आती है पैरामाउंट वापस ली। उनकी मैंने कोई रूल्स नहीं पढ़े थे, उनकी डायरेक्ट मैंने एक्सरसाइज की थी कि अगर मैं इनके एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब है सब सही है, और अगर कुछ अटकूंगा तो इनके एक्सप्लेनेशन देखूंगा। तो फिर मैंने उस बुक को लिया और डायरेक्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट की, और उनमें भी लगभग मैं पूरे क्वेश्चन सही कर लिया करता था। एक दो नियम उसमें ज्यादा ही मिल जाते थे, क्योंकि उनकी बुक में बस एक चीज है, जो लोग याद करने में माहिर हैं, रटने में माहिर हैं, उनके लिए ये फायदा है कि उन्होंने एक टेबल से एक लाइन से सारे रूल लिख दिए एक साथ। वो दिखने में मुझे क्या थोड़े बर्डन फील कराते थे कि इतने सारे नियम कैसे मैं याद करूंगा और कहाँ लगाऊंगा, मुझे पता कैसे चलेगा। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो गाड़ी चला के सीख सकते हैं, पढ़ा के नहीं सीख सकते कि गाड़ी का एक्सीलरेटर घुमाइए, ऐसा कीजिए। तो वही बात सेम इंग्लिश में थी मेरे लिए। तो मैंने इसलिए पहले मिरर ऑफ कॉमन एरर को प्रेफर किया, उसके बाद डायरेक्ट पैरामाउंट में मैंने बस एक्सरसाइज की। इसके बाद में ग्रामेटिकल पोर्शन में मैं लगभग कंफर्म हो गया था। एक्टिव पैसिव हुआ, जो कि मेंस में 25-25 आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी 25 आते हैं, ये मतलब फ्री के नंबर हैं। आप कम मेहनत में ऐसे भंडार आपके हाथ लग जाते हैं खजानों के, मेंस के लिए बहुत बड़ी बात है। और इनमें गलतियां भी नाम मात्र की होती है, शायद एक 25 में से शायद एक गलत कर पाओगे आप, अदरवाइज सारे सही होंगे। और टाइम भी आपका बड़ा कम लगता है, तुरंत होते जाते हैं। और जो 20 एरर आते हैं शुरुआत में, वो बच्चों को बड़ा परेशान कर देते हैं कि अरे कैसे करना है। तो वो भी, उसमें भी वही तरीका है मैथ्स जैसा ही, कि पहले जो इजीली आपको रूल्स हैं, जो मेन
वो तुरंत कर लो। फिर जो थोड़े से सिंपल हैं मीडियम लेवल के वो कर लो, और जिनमें थोड़ा डाउट है कि जैसे आपने सुना होगा कि ABCD 4 पोर्शन है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड अगर ए हिस्से में लगा दो तो भी सेंटेंस सही बन जाएगा, और आप बी में लगा दो तो भी सेंटेंस सही बन जाएगा। तो हम किस में एरर बनाएं? तो ये कुछ तरीके होते हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब आप जानेंगे कि हमें एक्चुअल में किस पार्ट में एरर देना है, ए में या बी में। वो 20 में से लगभग 2 ही क्वेश्चन ऐसे आपके एरर में मिलते हैं जो निर्णायक साबित हो सकते हैं आपके लिए सिलेक्शन में। तो आप ऐसे एक्सरसाइज को विद एनालिसिस करेंगे तो आप एरर मानिए 20 में से लगभग पूरे या 1-2 कम मान के आप बिल्कुल सही करके आएंगे विद टाइम, और ग्रामर का पोर्शन आप लगभग पूरा कर लेंगे। अब आती है कॉम्प्रीहेंशन की बात कर। तो कॉम्प्रीहेंशन में पैरामाउंट का वॉल्यूम 2 आता है, जिसमें सर सारा कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है, क्लोज टेस्ट, पैसेज और 1-2 चीजें और होंगी। वैसे यही आता है हमारे, तो मैं इसी पे फोकस हूँ। उसमें तो और भी चीजें लेटर वगैरह भी दे देते हूँ, पर हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। तो केवल और केवल मैं क्लोज टेस्ट और पैसेज पे प्रैक्टिस किया करता था कि तरीके क्या होने चाहिए। अब क्लोज टेस्ट को थोड़ा मैं डिटेल में देखूं, प्री में तो 5 ही क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्लोज टेस्ट आते हैं 5 क्लोज टेस्ट आते हैं। 5 को मैं डिफाइन करूंगा कैसे कि 5 में से 2 होते हैं बहुत इजी, जस्ट बच्चों की कहानी, क्या आप पढ़ लो तो आपको पता है कि कहानी क्या है, उसको भर दो। बीच के 2 होंगे मॉडरेट, की उन्होंने कोई न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल ले लिया है मॉडरेट लेवल का जो न्यूज में है, या कोई स्टोरी ले ली वो लगा दी है, थोड़ी आपने पढ़ी नहीं, कोई इंसिडेंट छाप दिया है। और 1 या 2 होते हैं, लगभग 6-5-6 आते हैं, मुझे अच्छी तरह ध्यान नहीं, मेरे से 6 भी हो सकते हैं क्लोजर। 2 ऐसे होते हैं जिसमें उन्होंने यूरोपियन लिटरेचर से उठा के कोई 2 डाल देते हैं स्टोरी, जिसमें कैरेक्टर भी ऐसे होंगे कि आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति की बात कर रहा है, कोई जगह की बात कर रहा है, क्या है ये, नाम किसका है। तो वहां पे थोड़ा वो टफ हो जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कम हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, कहीं से भी चालू हो गया। तो आपको क्या करना है कि क्लोज टेस्ट जब पेपर करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा करना कैसे, पहले ये 3 चीजें समझ ली हमने। तो पहले आसान वाले कीजिए और फिर टफ वाले कीजिए। दूसरा आता है कि पैसेज। पैसेज को करने के लिए ये था कि वही सेम 5 या 6 पैसेज आ रहे हैं, तो आप क्या करो, 2 पैसेज वही इजी स्टोरी राइटिंग होती है, उनमें सिंपल कहानी होगी, कोई गांव बच्चे की कुल्हाड़ी वाले की वो बता देंगे, तो सब पूछ लेंगे। 2 होंगी इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड, कुछ होगा, कोई गेम से रिलेटेड पैसेज आ जाएगा, कोई लेटेस्ट करंट अफेयर्स का ही टॉपिक दे देंगे। और 2 होते हैं काफी अच्छे। तो मैं प्रैक्टिस करता था वॉल्यूम 2 से, उसमें प्रैक्टिस करके और उनकी एनालिसिस करता था। क्लोज टेस्ट में एक चीज ये हुआ करती थी कि 3 चीजें क्लोज टेस्ट से ज्यादा परेशान करेंगे आपको। एक, आप वॉकैब से परेशान हो जाएंगे कि मुझे मतलब नहीं पता इसलिए नहीं भर पा रहा हूँ। दूसरा, आपको रूल नहीं पता इसलिए नहीं भर पा रहा हूँ। तीसरा, कि कुछ और ही आ गया इन 2 के बियॉन्ड, मुझे दोनों ही नहीं आती है। ये दोनों ही नहीं आएंगी तो इसका मतलब आप नहीं कर सकते थे, एक तो कम से कम आना ही चाहिए आपको। तो जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं एक पैसेज में, उसमें क्या होता है, अगर आपको ग्रामेटिकल रूल अच्छे हैं तो आप उनसे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। उसने इज के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया तो आपको पता है इज के बाद क्या आने वाला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या आईएनजी फॉर्म आएगी, आपको कंफर्म हो गया। ऑप्शंस उसने दिए ही ऐसे कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और आईएनजी दी ही नहीं है। तो आपको पता चल गया भैया क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगा दो, और बाकी को तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे, सेकंड फॉर्म का कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, बड़े छोटे छोटे ट्रिक्स हैं ये। दूसरा ये किया जा सकता है कि आप वोकैब अच्छी कर लेते हैं, तो उसमें कोई ग्रामर रूल नहीं लगता, वोकैब आती है तो ठीक है। तीसरा जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि ऑलमोस्ट मतलब सभी के एक ही 4 ऑप्शन हैं, बस यूजेस का फर्क है। जैसे रिवील, डिस्कवर, सब में कुछ ना कुछ खोज हो रही है, मिल रहा है, पर परसेप्शन अलग होते हैं कब कौन सा यूज करना है। तो उसके लिए भी आपको उसी बुक में पैरामाउंट वाली में कुछ कंफ्यूजन वर्ड्स की लिस्ट दे रखी है जिनके मतलब सेम होते हैं, उनकी एक लिस्ट मिल जाती है, तो वो आप पढ़ के उसको अच्छा कर सकते हैं, तो वहां से वो चीज अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे आप क्लोज टेस्ट पे पकड़ बना लेंगे, प्री के लिए भी और मेंस में तो है ही। मेंस के लिए तो आप ऐसे कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर को खत्म कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पूरा पेपर कैसे करेंगे। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, नहीं कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जी, अब पेपर की बारी। अब आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, मॉक टेस्ट कैसे करेंगे।
मॉक टेस्ट और रियल पेपर। आप जो एक दो बार अगर मेंस दे चुके हैं उनको पता होगा, और जो नए देंगे उनको मैं बता देता हूँ कि एसएससी में क्या होता है, इंग्लिश में सब कुछ मिक्स आता है। कुछ भी पोर्शन में नहीं आता है कि भैया पहले आपको 20 के 20 वो मिल गए हैं एरर, फिर इम्प्रूवमेंट मिल गए, ऐसे नहीं आता। वो सब मिक्स करके देते हैं। एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, फिर एक एरर आ जाएगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, फिर एकदम पैसेज का एक क्वेश्चन बीच में आ गया, फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट आ गया बीच में, फिर एंटोसिनो भी बीच में आ गया, फिर एकदम एरर आ गया। तो ऐसे चलता है। तो आप हम्म इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं कर सकते माइंड को कि एकदम तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल लगा दो और एकदम तुरंत। तो आप थोड़ा नर्वस भी होते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो या तो आप गलतियां करेंगे या आप ज्यादा टाइम खाएंगे। आपको लगेगा कि आप कम टाइम में कर रहे हैं, पर टाइम आप ज्यादा ले रहे होंगे और 200 क्वेश्चन शायद आप देख भी नहीं पाए। तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप पहले क्या करना चाहते हैं। तो करना ये है कि सबसे सरल चीज से शुरुआत कीजिए। आप सबसे पहले दो चीजें पकड़िए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव। ये 25-25 बल्क में आते हैं और बहुत ही सरल, मतलब कुछ समय में ही 50 नंबर पक्के आपके। और स्पीड आपकी होनी चाहिए बहुत तेज वाली। आपको कुछ और नहीं देखना उस पेपर में, बस स्किप मारना है जो आए। बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए और एक्टिव पैसिव आए, बस आप वो करते जाइए। बस दिमाग में एकदम सॉफ्टवेयर आपका सेट होना चाहिए कि अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स रहेंगे दिमाग में, और एक्टिव पैसिव के। इसके अलावा कुछ नहीं आता मुझे, मैं जीरो हूँ। आप एक से शुरू होइए और लगातार मात्र आधे घंटे में आप, मुझे लगता है आधे घंटे या कम ही समय में, आप वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव और जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो लगभग 5 ही आते हैं, वो तो बहुत कम आते हैं, वो भी आप बीच में ले सकते हैं। ये 3 चीजें आप आधे घंटे में, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, आधे घंटे में खत्म कर देंगे पूरा, या कम ही समय में। तो आपको पता चल गया कि अब थोड़ा सा चीयर अप हो गया। क्वेश्चन वैसे आपने एक बार देख लिए हैं कितना है, एंड तक होके आ गया तो हेजिटेशन खत्म हो गई, पेपर एकदम अच्छी तरह मूव हो रहा है। अब दूसरा कीजिए आप एरर और इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रामेटिकल पोर्शन के हिस्से हैं, इनमें रूल सेम ही लगते हैं, बस करने का तरीका अलग है। एक में आपको एबीसीडी चुनना है और एक में भी एबीसीडी हिस्सों में बताना है। सिमिलर है, सेम, कोई दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। तो आप वापस, चाहे आप 100 नंबर पे हो चाहे 1 पर हो, वापस चालू होइए, एरर और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू बिना रुके आपको वो कर देंगे। वो कंटिन्यू हो गए। बीच में एंटोसिनो आते हैं, वो 2-2 3-3 होता है, आप चाहो तो उनको कर सकते हो, उससे कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर आपको आते होंगे तो आप कर देंगे, नहीं आते होंगे तो कुछ नहीं हो सकता उनका। तो आप वो कर दीजिए। तो आप कर चुके हैं क्या? एरर, इम्प्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 20-20 क्वेश्चन वो, 40 और 50-25-25, 90 क्वेश्चन, मतलब हाफ पेपर आपने पूरा कर लिया विद इन 1 आवर। और यही बड़ा अच्छा और इजीली तरीका था जो हमने कर लिया। अब बचता है मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन का। और कुछ अगर मैं छूट रहा है पेपर में कुछ हिस्सा, क्लोज टेस्ट और पैसेज, और इसके अलावा कुछ शायद मुझे नहीं लगता और कुछ बचा है, यही रह गया है। तो क्लोज टेस्ट और पैसेज बचते हैं। उसके लिए आपको मोर देन सफिशिएंट टाइम मिलता है, बस शर्त है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले करना क्या है। पहले आप कभी भी पैसेज ना करें। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जिनकी इंग्लिश वाकई अच्छी है या कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही जबरदस्त है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसकी जिसकी आप इंग्लिश यूं वीक है, कीजिए या कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है और जो हिंदी मीडियम वाले हैं जो जी इंग्लिश में सर, कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए ये स्ट्रेटजी है जो कि शुभम जी ने बताया अभी। इन्होंने खुद अख्तियार किया है, खुद इजाद किया है। इस जी सर, जो भी टेक्निक इन्होंने यूज किया है वही आपको शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी इंग्लिश जी सर। वीक है या और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप ये जो है फॉर्मूला जो बता रहे हैं उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी बताइए। तो सर पहले आप क्लोज टेस्ट को कीजिए, वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहते हैं क्योंकि वो ज्यादा बड़े नहीं आते हैं, उनका हम्म साइज मीडियम रहता है, आसानी से किए जा सकते हैं। पैसेज क्या होते हैं, एसएससी के मेंस के पेपर में बहुत बड़े आते हैं, मोर देन, मतलब एक एवरेज जो पैसेज का साइज होगा उससे भी बड़े देते हैं वो। तो आप क्या करेंगे, आप उसको पढ़ने में टाइम ज्यादा बर्बाद कर देंगे। आप पहले क्लोज टेस्ट इजी वाले कर लीजिए, हो सके तो मीडियम वाले कर लीजिए, फिर पैसेज पे आ जाइए।
पैसेज इजी वाले तुरंत कर लीजिए, मीडियम वाले कर लीजिए, इसके बाद कुछ नहीं बचता, केवल हार्ड वाले बचते हैं। हार्ड में आपको जो अच्छा लगे, पैसेज में कंफर्टेबल है आप पैसेज कीजिए, आपको लगता है मैं क्लोसेस में कंफर्टेबल हूँ क्लोसेस कीजिए, दोनों ही इक्विवेलेंट ही होते हैं आपके लिए, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है तो वहाँ वो टाइम खा लेती है, यहाँ थोड़े इनका लेवल अच्छा हो जाता है जी। तो इस तरह आप इंग्लिश के पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो आप ना करते, मेरा इंग्लिश में भी स्कोर लगभग 170 175 ही रहा है मेरा स्कोर इंग्लिश में। तो मैथ्स और इंग्लिश में मेरा ऑलमोस्ट बराबर ही था स्कोर, मुश्किल 5-10 नंबरों का अंतर था, मैंने लगभग दोनों में बराबर ही स्कोर किया था। इसमें भी 165 170, उसमें भी 170 175 लगभग था। तो मैंने ये खुद ही अपने मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस करके मुझे पता चला कि मुझे कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, जब ये मुझे चीज डेवलप हो पाई कि सही अप्रोच क्या हो सकती है मेंस के लिए। मैं मानता हूँ कि जिनके मेंस सब होने वाले 2020 एग्जाम्स का, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, अगर वो अपने पर्सनली तौर पे वो उसमें बदलाव कर सकते हैं, अगर उन्हें कुछ और अच्छा तरीका लगता है अपनी एडजस्ट के अनुसार कि भैया मुझे ये पहले ज्यादा अच्छा लगता है पोर्शन करना, तो वो किया जा सकता है। बाकी तो एक स्टैंडर्ड हाँ, जो वो तरीका अपना है वो अपना मैंने आपको लोगों का, बता दिया कि हाँ, लोगों का अपना अपना है, उसमें उसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ये जो है शुभम जी का खुद का किया हुआ है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देखिए कि आपको इसमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4-5 मॉक लगा के देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही जा रहा है, या लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कीजिएगा, शुभम जी वहां पर मौजूद हैं, उनसे आप आपके जो प्रश्न है वो भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। जी शुभम जी, अभी इंटरव्यू का जो दौर है वो अब एंड पर है, लास्ट पे है, क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा हो गया है। बहुत अच्छे से आपने मैथ भी बता दिया, बहुत अच्छे से, बहुत उतने ही अच्छे से इंग्लिश बताया है, जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगा इससे। आपने लूसेंट के बारे में जीएस भी बता दिया बहुत अच्छे से। 2-3 मिनट में आप रीजनिंग के बारे में बता दीजिए कि रीजनिंग के लिए कोई बुक करना है या फिर सीधा मॉक लगाना है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप सीधा मूक लगाइए, रीजनिंग में मूक लगाइए और एनालिसिस कीजिए, आप सीख जाएंगे। रीजनिंग के केवल 4-5 टॉपिक जैसे मैंने शुरुआत में बता दिए थे वही पढ़ने के लिए होते हैं, डाइस वगैरह, वो आप ऑनलाइन कहीं पे यूट्यूब से सीख सकते हो, उसमें कोई विशेष कोचिंग की जरूरत या बुक की जरूरत नहीं होती है। जी सर। जी। और अब चलते हैं हम लोग लास्ट पड़ाव पे, जो हमारा टीयर 3 है, टीयर 3, जहाँ पर एशे और प्रेसी आप लिखते हैं, तो उसके लिए कुछ बुक आपने यूज किया था या कैसे किया था टीयर 3 का, और कितने नंबर जी थे सर, इसके लिए मैं बता दूं कि मेरे 2018 वाले में 61 मार्क्स थे और अभी 2019 वाले में मेरे 69 मार्क्स हैं, और इससे पहले मैंने जो CHSL में दिए थे मेरे 72 मार्क्स भी आए हुए हैं उसमें। अरे वाह, तो वेरी गुड। मैंने टीयर 3 के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। एक यूट्यूब पे चैनल था कोचिंग का, पिनैकल इंस्टीट्यूट करके, वो क्या किया करते थे कि रोज एक टॉपिक डाला करते थे और बच्चों से ऐसे लिखवाया करते थे। उस ऐसे को वो वहाँ यूट्यूब पे अपलोड किया करते थे कि किसने सबसे बेस्ट लिखा है, किसने बेकार लिखा है, दोनों की कॉपियां दिखाते थे। तो मैं क्या करता था, केवल उस टॉपिक को देखता था, पहले टॉपिक को देखो और वीडियो को आप साइड कर दीजिए, आप उस टॉपिक पे खुद सोचिए और लिखिए क्या आता है आपको, कितना लिख सकते हैं विद इन वर्ड लिमिट। आप जानते होंगे कॉपी में वो बॉक्स आते हैं, आप वैसे एक रफ नोटबुक ले लीजिए, उसमें बॉक्स उस हिसाब से बना लीजिए, और जिससे आपको वर्ड प्रैक्टिस भी रहेगी, एग्जैक्टली काउंटिंग में आसानी रहेगी, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी हो जाएगी कि कैसे करना है मुझे, कहीं एक्सीड ना हो जाए वर्ड लिमिट। तो आप वहां से मैं टॉपिक लिया करता था, मन से तो टॉपिक मुझे मिलते नहीं थे, कहाँ से लाऊं, तो मैं वहां से टॉपिक उठाया और आप 10 मिनट 15 मिनट उस पर आप सोचिए आराम से क्या आता है आपको, आप अपने पूरे विचार एक पेज पे लिख दीजिए जितना अच्छा कर सकते हैं। फिर आप वापस उस वीडियो को चलाइए और बेस्ट कॉपी, और भी जो उन्होंने जितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं लड़कों की कॉपियां वो पढ़ के दिखाते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दिखाते हैं वो दोनों, जिसमें भी माध्यम में आप देना चाहें दोनों के लिए उपलब्ध है, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। आपका माध्यम क्या था शुभम जी, आपका हिंदी सर माध्यम मेरा हिंदी ही रहा था। जी सर, मेरा हिंदी ही रहा था। पहले मुझे लगता था कि शायद इंग्लिश में नंबर ज्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी लिखिए आपको एवरेज नंबर सही मिलते हैं। कुछ बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए, स्पेशल कोई तैयारी नहीं, एक्चुअली सर बुक्स पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, पर SSC हमेशा आउट प्रैक्टिस, ऑफ द बुक्स टॉपिक आता है। मतलब जितना आपको जितना आप आपकी लिख सकें, जितना आप लिख लिख सकें जितना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकें। आपको इंस्टेंटली किसी भी टॉपिक पे बोलना लिखना आना चाहिए कि आप कितना जान सकते हैं, अगर आप थोड़ा भी जाने तो उसे बेहतर तरीके से आप बता सकें, ये आता है तो आप टीयर 3 में
अच्छे नंबर ले आएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इंटरव्यू जो है बहुत लंबा हो गया है, तो अभी हम लोग इसको कट शॉर्ट करेंगे और एक बार फिर जी सर। शुभम जी को बुलाएंगे। अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है और लगता है कि नहीं टीयर 2 की तैयारी के लिए शुभम जी का हेल्प चाहिए, तो हम लोग जो है शुभम जी का एक बार दोबारा जो है हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में जी सर। लिखिएगा, आपको अगर लगे कि कुछ और भी सीखना चाहते हैं आप शुभम जी से। शुभम जी, लास्ट क्वेश्चन है, जो एस्पेरेंट है जो देने वाले हैं 2021 वाले और 2020 का जो मेंस है, दोनों के लिए जो है एक मैसेज 1 मिनट में। मैं सबसे पहले 2020 वालों को कह देता हूँ कि उनका मेंस नजदीक है, तो आप पूरी तरह फोकस रहें अपने मॉक टेस्ट पे अच्छी तरह, और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें, क्योंकि ये मॉक ही आपके वहाँ ओरिजिनल पेपर होने वाले हैं। आप हम्म यहाँ पेपर देंगे और वहां पेपर देंगे, कोई फर्क नहीं लगना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि कल हम्म मैंने घर दिया था और आज मैं यहाँ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इतना हम्म कंफर्टेबल हो गए तो आप निश्चित तौर पे आप नौकरी ले जाएंगे, क्योंकि सब खेल मेंस का ही है, सब कुछ मेंस है। मेंस और का जो ही। नए एस्पिरेंट्स हैं 2021, उनके लिए भी मैं कह देता हूँ कि वो सोच रहे होंगे सर ने प्री का कुछ ज्यादा नहीं बता पाया, तो प्री की स्ट्रेटेजी जो है, प्री हम्म कैसे देना है, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कभी हम नेक्स्ट इंटरव्यू होगा तो उसमें बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे कि जी। प्री में क्या होना चाहिए। हम्म तो पहले वो अपना कोर्स कंप्लीट करें और हम्म, अच्छी तरह मॉक वगैरह लगाएं, बाकी पेपर आने की जो जब कैसे देना है उसके बाद टाइम आएगा तो हम टाइमली उसको भी डिलीवर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए बस होगा, उसके लिए होगा कि शुभम जी मुंबई भी आ चुके रहेंगे, तो हम लोग फिजिकली एक जी जी, साथ बैठ के भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये चल, आसान हो जाएगा। अरे लास्ट क्वेश्चन हमारे चैनल के लिए बता दीजिए, आगाज योर जर्नी जी कैसे सर, ज्वाइन किया, आगाज कहाँ और कैसे जर्नी मिला को जब आपको? से मैं मतलब एसएससी दे रहा था पिछले साल भर से, मैं सब्सक्राइबर हूँ इसका और ज्वाइन कर रखा है मैंने। तो मुझे ऑलमोस्ट लग भी रहा था कि मुझे बॉम्बे मिल सकता है। तो बोलते हैं ना कि आपके जीवन में जैसा हो रहा है ऊपर वाला वैसी रास्ते भी बना देता है, तो एक मार्गदर्शक के तौर पे मुझे सर मिल गए जो मुंबई में ही पोस्टेड है। तो उन्होंने मतलब मेरी जो मन में क्वेरीज थी, लिखने से पहले वीडियो आ जाता था कि मुंबई में आप सोच रहे होंगे कहाँ रहेंगे, कहाँ ऑफिस होंगे, कितनी जगह ऑफिस है, क्या क्या है। तो सर ने एक पूरा वीडियो बनाया था कि कहाँ कहाँ ऑफिस है, कौन कौन से जोन है, क्या क्या है। अगर हम्म आपकी इस जोन में पोस्टिंग, यहाँ इस ऑफिस में आपकी पोस्टिंग मिलती है तो आप घर कहाँ ले सकते हैं, मरीन लाइन्स और ये सारा। क्योंकि मैं मुंबई एक बार गया हुआ हूँ तो मैं बहुत अच्छी तरह से उसको समझ गया कि मैंने कहा ये बिल्कुल क्लियर है, इस हम्म पे बिल्कुल समस्या नहीं होगी। तो वो मतलब बोलते ना, आप जैसा सोच रहे हैं भगवान वैसा आपके रास्ते में ला के रख रहे हैं कि हाँ ये लो, ये आपकी की गाइडेंस है, आगे बढ़िए इसको देखते। हम्म। और यही मैं कहना चाहूँ कि मुझे बहुत सर आपसे गाइडेंस मिला, अच्छा, बहुत डाउट क्लियर किया आपने मेरे, बिल्कुल बहुत हेल्पफुल, आपका बहुत अच्छा चैनल है। मैं मानता हूँ आगे भी आप ऐसे ही बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें, और मुझ बिल्कुल पर भी आगे जो भी बन बिल्कुल सके आप बिल्कुल। मैं मार्गदर्शन कीजिएगा। बिल्कुल अभी देख रहा हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल पे लगभग 32 लोगों ने अपना नाम और नंबर छोड़ा हुआ है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जी कि सर। एक गेट टुगेदर रखूं, जिसमें जो लोग जी मुंबई सर। वाले हैं सब मिल के जो है जी एक सर। साथ इकट्ठा हो और एकदम मस्त एकदम गेट टुगेदर करें। आप लोगों का बिल्कुल सर। वेलकम करने के लिए जो है तहे दिल से मैं वेट कर रहा हूँ उस पल का जब आप लोग आए, तो बड़ा मजा जी आएगा। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए ठीक है शुभम जी, बहुत अच्छा लगा अच्छा आपसे सर, बात करके। थैंक यू वेरी मच शुभम जी। नमस्कार सर। नमस्कार।